कप में भारत की कोशिशों के बावजूद लगातार मुकाबले जीतने के बाद फाइनल को अपने नाम न करने का अब विराट कोहली और बाकी टीम का मैराथन क्या कुछ करेगा। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। सैयद हुमायूं कैसर साहब श्रीनगर से अपनी रिहाइशगाह से जुड़ेंगे, साबिक डायरेक्टर रेडियो कश्मीर श्रीनगर, साबिक रांची प्लेयर और मारूफ ब्रॉडकास्टर व कमेंटेटर। साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे रांची ट्रॉफी के साबिक कप्तान समीउल्लाह बेग साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं आज के प्रोग्राम में। अमूमन इस प्रोग्राम को मैं ग्राउंड में जाके स्टार्ट भी करता हूं और ख़त्म भी करता हूं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है जब स्टूडियो से इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। आलमी कप के दौरान हमने लगातार एशिया की टीमों और साथ में कई एक टीमों के मामलात को लेकर एक्सपर्टीज से बातचीत की। आज के इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको मैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाऊंगा MM स्टेडियम जम्मू से, जो कि लेजेंड लीग है। अब से कुछ देर बाद जो मुकाबले शुरू हो जाएंगे, तो सीधे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के पास चलते हैं। हुमायूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी वक्त बाद आपके साथ बराह रास्त इस नशरियात में आपके साथ मुलाकात हो गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ समीउल्लाह बेग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। हुमायूं साहब, लगातार हम आपके पॉडकास्ट सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, टेलीविजन पे सुनते हैं, लेकिन हमारे नाजरीन को समझाइए, ये जो भारत की टीम ने मुकाबले एक तरफा जीते, अगर लीग स्टेज पे कोई मैच हारा होता तो शायद हिकमत अमली में तब्दीली हो जाती, या भारत की टीम इसको फिनिश क्यों नहीं कर पाई आलमी कप को जीतकर? आखिरी मैच था, बड़ा लाजमी था और हार गए। तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हकीकत यह है कि सही बात है, मैं यहाँ वहाँ काफ़ी बातें करता हूँ, आपसे आज बड़ी देर के बाद मुलाकात हुई, आपका शुक्रिया। देखिए, हम कुछ चीज़ें भूल रहे हैं यहाँ। जब हम बात करते हैं इंडिया ने 10 मैच लगातार जीते, तो ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैच लगातार जीते। लेकिन मामला यह है कि ओवर हाइप्ड अगर एक टीम है तो उसकी बात ज़्यादा होगी। दूसरी अपना काम कर रही है, वो दे पीक्ड एट द राइट टाइम। उनने 2 मैच पहले हारने के बाद मोमेंटम गेन किया ऑस्ट्रेलिया ने, और उनने स्ट्रेटेजिकली इंडिया को फाइनल में हरा दिया, क्योंकि इंडिया का एक अच्छा रन था, मैच जीत रहे थे, अच्छी तरह जीत रहे थे। तो मामला ये हो गया था सीधा कि अब ये कॉम्बिनेशन विनिंग है, ये ब्रेक नहीं होगी। ये जिंक्स भी होता है एक किस्म का। आपको पता है, जब पवेलियन में लोग बैठे होते हैं, रन चेज हो रहा होता है या कुछ अच्छा हो रहा होता है, कोई अपनी जगह से नहीं उठता है, दूसरा उठने नहीं देता है उसको। ये एक क्रिकेट का एक मसला है, ऐसा कोई ज्यादा बात नहीं है, मगर यह है किस्सा का विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं, विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगी। उस विनिंग कॉम्बिनेशन में कई एक खिलाड़ी थे जिन्हें बीच बीच में कुछ काम किया, पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, क्योंकि तारीफ बहुत हुई, इसीलिए वो उनका किस्सा चलता रहा। तो स्ट्रेटेजिकली ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे स्टडी किया इनको और शॉक दिया टॉस पे, और उसके बाद द्रविड़ को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग आदमी थे नहीं, अच्छे बैट्समैन थे, अजीम, नो डाउट अबाउट इट। तो उसके बाद कहानी पता ये क्या हुई। समीउल्लाह बेग साहब, हुमायूं साहब के मुताबिक जो हिकमत अमली थी, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की ज़रूरत थी, एक हिकमत अमली और वर्कआउट की ज़रूरत थी, जो शायद 9 मैच जीतने वाले और 10 मैच जीतने वाली टीम के बीच में ये मुकाबला दिलचस्प ही होता, एक तरफा ना होता। हम किसी टीम को दोष नहीं देंगे कि आप ट्रॉफी लेके क्यों नहीं आए, लेकिन मुकाबला कम से कम ऐसा लगता कि भारत का मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। शुक्रिया तजमुल साहब, मुझे मदऊ करने के लिए। मेरी इसमें सिंपल सी टेक ये है कि इंडिया ने फॉल्ट किया बाय चूजिंग अ रॉन्ग विकेट। अगर यही टीम किसी अच्छी विकेट पे ये दोनों टीमें खेल लेती तो मेरे हिसाब से ऑन एनी गिवन डे इंडिया वुड हैव वन। लेकिन उन्होंने ओवर स्ट्रेटजाइज किया, उन्होंने ओवर एनालाइज किया, उन्होंने ऐसी चीजें सोची कि हमको एक टर्निंग विकेट चाहिए, एक क्रम्बलिंग विकेट चाहिए, और उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग करने के लिए बोलेगा। उन्होंने वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो देखा था कि चले जी विकेट क्रम्बल हो जाएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग भी कर लेता है तो वो 200 के आसपास कर लेगा, हम वापस कर लेंगे। लेकिन जो शॉक, जैसे हुमायूं साहब ने कहा, शॉक दे दिया उनको पैट कमिंस ने, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है उन्होंने खुद अपने आप को शॉक दे दिया बाय चूजिंग अ वेरी बैड विकेट। वहां से स्ट्रेटजी खराब हो गई। अभी देख लीजिए, जितने भी अभी अगर यही 2 टीमें आपस में खेलेंगी ऑन फेयर विकेट्स, मेरे हिसाब से इंडियन टीम इज फार बेटर और वो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जीत लेगी। लेकिन सिंस ये ओवर स्ट्रेटजाइज किया हुआ था,
जिसकी वजह से वो जो दाव लगाया वो उल्टा पड़ गया। लेकिन हुमायूं सर, भारत के लिए इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें रही। कप्तान, नायब कप्तान, विकेट कीपिंग, जिस तरह से आप बार बार कहते थे कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये वो खिलाड़ी हैं जो उभर ही गए वर्ल्ड कप से। और होम ग्राउंड, और बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 तमाशाई मौजूद हों। कभी कभी ये रिवर्स इफेक्ट भी डाल सकता है जब आपका होम ग्राउंड और होम क्राउड इतने हाई टेम्पो के साथ मैदान में मौजूद हो। असर पड़ता है, उससे डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन जो अहमदाबाद का क्रिकेट है वो क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट नोइंग नहीं है, वो मेजर क्रिकेटिंग सेंटर नहीं है इंडिया का। पहली बात वो दिख गया हमें क्लोजिंग सेरेमनी पे। दूसरी बात, अगर आप विकेट पे डिपेंडेंट हैं, हम विकेट का फ्रॉड करेंगे और मैच जीतेंगे, तो फिर तो आप मैच नहीं जीतेंगे। आपको किसी भी विकेट पे खेलना पड़े, आप हारें या जीतें। यानी हम कहते हैं कि इंडिया ने विकेट में वो नहीं किया जिससे उनको फायदा होता। ये आईसीसी का टूर्नामेंट था या बीसीसीआई घर में खेल रहा था अपने लिए जी। ये कोई बात नहीं बनती कि आप विकेट बनाएंगे ऐसा, उस पर हम जीतेंगे। मामला ये है कि उनने 9 मैच लगातार जीते, मगर द मैच विच मैटर्ड दे वन इट। मसला असली है। और इंडिया ने 10 मैच लगातार जीते, द मैच दैट मैटर्ड दे लॉस्ट इट। और अगर आप देखें सीरियसली, इस मैच को एनालाइज करें, ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा। ये अगर कहा जाएगा तो लगेगा कि ओहो ये इसकी हिम्मत, ये मजाल। ये मैंने अपने व्यूज में पहले भी कहा, कोहली ने मैच हराया फाइनल। आपको कोहली इतना सीनियर खिलाड़ी है, इतने रन बनाए हैं, वो इंतजार करता है केएल राहुल तेज खेलेगा। पूरे टूर्नामेंट में अय्यर ने और राहुल ने उनको बचाया, क्योंकि उनने तेज खेला, इनने अपने लैंडमार्क्स अचीव किए कोहली ने। तो 97 बॉलों में आप चौका नहीं मारते हैं, क्या इतनी हालत खराब है? ऐसा विकेट तो नहीं है कि 97 बॉलों में आप चौका ना मार सके। मामला सीधा है कि कोशिश नहीं की। किस्सा ये है, कोशिश नहीं की आपने, आप वेट करते रहे। अब जडेजा बड़ी तारीफ होती है, फील्डिंग कर रहे हैं, क्या उनका इंपैक्ट बताइए मुझे किस मैच में है सीरियस जी। 15 विकेट लिए हैं, अफ्रीका के 5 हैं, नीदरलैंड वगैरह के विकेट हैं, अफगानिस्तान के। कहीं उनने कोई इनिंग खेली, कोई ये विकेट लिया ऐसे जिससे गेम चेंज हुई? नहीं। तो इसीलिए आप कैरी कर रहे हैं हीरोज को, और ऑस्ट्रेलिया की टीम एज टीम खेलिए विद नो हीरोज, नो स्टार्स। दैट्स द डिफरेंस। समीउल्लाह साहब, जिस तरह से हुमायूं सर लगातार कहते हैं कि टीम इंडिया के हीरोज जो थे उनको बहुत ज्यादा हाइप दिया गया, और जिस अंदाज से केएल राहुल और विराट को खेलना चाहिए था, और जिस तरह से हमने देखा कि 3 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की भी गिरी और उसके बावजूद भी कम बैक किया, रन रेट को मेंटेन किया, और जिस तरह से हेड ने अपनी बैटिंग की सलाहियतों को सामने लाया, क्या हिकमत अमली बीच के ओवरों में कमजोर पड़ गई भारत के लिए कि स्ट्राइक रेट, रन रेट को मेंटेन नहीं हो सका? देखिए, मैं थोड़ा सा कि इन माय ओपिनियन विराट, रोहित, केएल, जो भी बैटिंग लाइन इंडियन टीम की थी वो काफी स्ट्रांग थी, और उनमें कोई सलाहियत की कोई कमी थी नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे पहले वाले मैच में भी वही लोग डोमिनेट करके पूरे 9 मैच जीत चुके थे इसी टूर्नामेंट में। लेकिन प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि ओवर इंसान क्या करता है, कभी जैसे ही कोई बड़ा मैच आ जाता है तो ओवर एनालाइज करता है, और उसकी वजह से जो चॉइस ऑफ विकेट थी वो बहुत ही पुअर थी फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज वन पार्ट। सेकंड, अगर आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग हुई वो उस वक्त विकेट इतना स्लो था और क्रम्बलिंग विकेट था कि उस वक्त स्ट्रोक मेकिंग वाज वेरी डिफिकल्ट। सो इट वाज वेरी गुड ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया टू रीच सच अ टोटल। लेकिन कंसिडरिंग कि जैसे ही इवनिंग में जो ड्यू पड़ गई उसकी वजह से विकेट बेहतर हो गई, स्ट्रोक मेकिंग वाज मच इजियर कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द आफ्टरनून। हमने पहले जो मतन में प्रोग्राम जो है हमने पेश किया, जिसमें हमने आलमी कप में भारत की इस जीत की दावेदारी को कहां पे गलत साबित कर दिया, खिलाड़ियों ने खुद कर दिया या जो हमारे एक्सपर्टीज थे, या ओपिनियन बहुत ज्यादा बिल्ड की गई थी कि ये मुकाबला जो है भारत ने जीतना ही जीतना है। प्रोग्राम के एक और लम्हे में अब आपको लेजेंड लीग के बारे में बताएंगे कि लेजेंड लीग जो है, इंटरनेशनल लेजेंड लीग, वो जम्मू में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेली जाएगी। इसमें खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जो है
वो पहुंचना शुरू। पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं जो मैंने कुछ घंटे पहले खुद फाइल किए हैं जम्मू के MM स्टेडियम में जाकर। उसके बाद अपने मेहमानों के पास वापस आएंगे। इस लेजेंडरी लीग में इंटरनेशनल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के बाद ये बड़ा फ्रेंचाइज लीग है जो कि भारत में इस वक्त जारी है। जम्मू को 4 मैच मिले हैं। हम कश्मीर की भी बात करेंगे और लीग के आसपास में जो स्टार खिलाड़ी हैं, जिसमें आपके क्रिस गेल हैं, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका IPL में अभी हम तकरीबन उनकी बैटिंग बॉलिंग वगैरह देखते हैं। इसके अलावा पठान ब्रदर्स हैं, रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। हम उनसे आपको उनके बारे में जानकारी देंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद वापस हुमायूं सर और समीउल्लाह बेग के पास जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी बाज़ाब्ता तौर हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में जहां कश्मीर घाटी के स्टेडियम MS स्टेडियम जम्मू में हम इस वक्त मौजूद हैं और घाटी के स्टेडियम में किसी वक्त में काफ़ी वक्त पहले अर्ली 80s में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का हुआ था। इस स्टेडियम पर आज से 34 साल कबल जो है 88 में मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड का भारत के साथ। इत्तेफाक देख लीजिएगा, अब ये 2 टीमें जो है सेमीफाइनल खेल रही हैं। लेकिन इस मैच में अब की बार जो है वो लेजेंड्स आएंगे, वही सुपरस्टार जिनमें क्रिस गेल है, जिनमें आपके साथ में पठान ब्रदर्स हैं, जिनमें आपके साथ कोरी एंडरसन है, ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच है। ये वो खिलाड़ी हैं जो जम्मू की सरजमीन पे आकर MS स्टेडियम में आइंदा कुछ दिनों में 27 से 1 दिसंबर तक इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इस स्टेडियम को थोड़ा सा दिखाने की। ये स्टेडियम जो है ये तमाशाइयों से खचाखच भरा होगा और 299 के साथ टिकट ओपन हुए थे। 8000 टिकटें तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये मैच जो है ये रात के वक्त खेले जाएंगे। 7 बजे शुरू होंगे, उसके बाद 11-12 बजे तक 20-20 ओवर्स के मुकाबले होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस मुकाबले में आपकी बार 100 से ज़ायद इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो रिटायर होने के बाद अब लेजेंड लीग में जो है, जो IPL के बाद दूसरी बड़ी लीग इंटरनेशनल मानी जाती है, वो आइंदा 27 से लेकर 1 दिसंबर तक खेला जाएगा। स्टेडियम के बारे में आपको बता दूं कि कश्मीर से रजौरी, पुंछ और बाकी इलाकों से जो है खिलाड़ियों के साथ साथ वो लड़के जिन्हें क्रिकेट को बड़े नज़दीक से देखा वो पहुंचना शुरू हुए हैं जम्मू। और जम्मू से इस तरफ एक तो आपका स्पोर्ट्स टूरिज्म बूस्ट हो जाएगा, दूसरा ये कि 4 मुकाबले जब आप MS स्टेडियम में कर रहे हैं, इनमें खिलाड़ियों में आपको अंबती रायडू आएंगे। आपके पास वीरेंद्र सहवाग का कंफर्मेशन नहीं है और कई वजूहात की बिना पर वो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि कमिश्नर रवि शास्त्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं और जो टीम इसकी है वो इसमें 100 से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं फॉरेन सरफेस, जिसमें श्रीलंका से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और उसके बाद मुझे ये भी बताया गया कि शायद जो साबिक कप्तान थे बांग्लादेश के वो भी इस टीम के साथ रहेंगे जो रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से वो स्टार खिलाड़ी जो है केविन पीटरसन, ये वो खिलाड़ी हैं जो जम्मू के इस स्टेडियम में 4 मुकाबले होंगे 27 से लेकर 1 दिसंबर तक, यानी 4 मैचेस कुल मिलाकर 19 मैचेस जो है वो कंट्री में कराए जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है जिसमें आपको क्रिकेट के वो मुमताज से सितारे जो हैं जिनमें बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और विकेट कीपिंग में तमाम शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। गालिबन इस लीग को देखने के लिए बड़ी तादाद में तमाशाइयों की आमद भी हो सकती है। इस स्टेडियम में अब की बार जो तैयार है डे नाइट, इस चूंकि मैच नाइट्स में है और फ्लड लाइट्स सिर्फ एक इस वक्त ऑन है और जब चारों की चारों फ्लड लाइट्स ऑन हो जाएंगी, 2 इस समय इस साइड से हैं और 2 उस साइड से हैं, जब ये ऑन हो जाएंगी तो स्टेडियम जो है वो और खूबसूरत हो जाएगा। और पिच कैरेटर जो है वो इसमें लगे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जो दीपक रैना बता रहे हैं कि हमारे पास जो तैयारियां मुकम्मल है और इन तैयारियों का आगाज जो है वो हुआ चाहता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ सस्टेन करें, रिटेन करने के लिए हमें और ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। देखने वाली बात होगी जम्मू के MS स्टेडियम में इंटरनेशनल लेजेंड लीग के इन मुकाबलों को शुरू करने के बाद जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में कश्मीर के स्टेडियम, शेर कश्मीर स्टेडियम और जम्मू के MS स्टेडियम में शायद इंडियन प्रीमियर लीग तर्ज पे कुछ मैचेस जम्मू कश्मीर को भी दिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेजेंड लीग फ्रेंचाइज जो है अब मुकाबले चूंकि आप टेलीविजन चैनलों पे देखते आए हैं, जम्मू में 27 से 1 दिसंबर तक मुकाबले देखे जाएंगे और इसकी नशरियात जो है बराह रास्त मखसूस टेलीविजन चैनलों पर नशर की जाएगी और मीडिया की एक्रीडेशन भी शुरू हो चुकी है और जम्मू में टिकटों का जो इस वक्त
तकसीम होने का सिलसिला है, काफ़ी तेज़ है। 15,000 टिकटें सोल्ड आउट हैं और 20,000 मैदान की कैपेसिटी है और अभी कुछ दिन बचे हैं। हुमायूं सर, आपके पास जाना चाहूँगा, इन खिलाड़ियों के नामों के बारे में हमने आपके रेडियो कश्मीर से आपके मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर्स में देखा। अब इनमें कुछ खिलाड़ी ऐसे थे, मैं जब लिस्ट देख रहा हूं, रिकार्डो पॉवल एक खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, इसी तरह से कोरी एडरसन थे न्यूजीलैंड के। इनमें T20 का वो फॉर्मेट नेचुरल सा था और जब आप इनको लीग में खिला रहे हैं T20 ओवर्स में, तो मुझे लगता है कि बड़ा अहम मरहला होगा इन खिलाड़ियों के लिए कि उम्र के इस पड़ाव में वो आप T20 मुकाबलों में नजर आएंगे। सही कह रहे हैं। हमको दिखे ना, इसमें अरन फिंच भी हैं जो कल तक खेल रहे थे जी, इसमें कई खिलाड़ी हैं जो कल तक खेल रहे थे, राइडू खेल रहे थे, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। और ये अब T10 भी खेलते हैं, वो सट्टाबाजी का जो टूर्नामेंट होता है दुबई में। जी जी, तो इसलिए इनका मामला ये है कि ये कितने सीरियस है, इसमें मसला वो है हाउ सीरियस दे आर व्हाइल प्लेइंग, कि ये फन के लिए होता है ज्यादा इनका, मगर क्या इसमें कंपटीशन होगा उतना कि ये कम्पीट करेंगे? अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अच्छा है कि देखिए, एक जमाने में इंडिया में शुरू हुई थी सारे रणजी के हिसाब से, एक वनडे टूर्नामेंट शुरू हुआ था आज से 25-30 साल पहले। जो होता था, शुरू हुआ, फिर जे.एंड.के में एक ही बार जे.एंड.के की टीम गई, फिर उसके बाद कहां से टीम जाती थी किसी को नहीं पता है, सीनियर्स की, जिन्हें क्रिकेट छोड़ा है 5-7 साल से। तो ये वैसा ही एक मुकाम है। आपने कहा देखिए, न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था ना जम्मू में, जी जी, वो वॉश आउट हुआ, वॉश आउट, बारिश की वजह, वो मैच नहीं हुआ। लेकिन विमेंस इंटरनेशनल हुआ जी, विमेंस इंटरनेशनल भी जम्मू में हुआ है जी। समीउल्लाह साहब, आप सफर में, इसके बावजूद आप हमारे साथ बने रहें, अब ट्रैवल में हैं। आप चूंकि खुद रिटायर हुए हैं, एक्स रणजी ट्रॉफी कप्तान है, इसलिए आपसे पूछना बड़ा लाजमी है। अमूमन किसी भी तर्ज की क्रिकेट खेलने के बाद खिलाड़ी गुम हो जाता है। किसी वक्त में हुमायूं साहब की आवाज़ में जब हम सुनते थे कि खिलाड़ी रिटायर हुए, अब फलानी बैंक में, हबी बैंक में पियोन लगे हैं, फलानी जगह पर नौकरी लगे हैं, फलानी जगह पर बिजनेस शुरू किया है। आज आप खिलाड़ी जो हैं, आपका वही अंदाज, वही बल्ला, वही तरीका, लेकिन दोबारा इसको, इस क्रिकेट की सीरीज को आप किस तरह से देखते हैं? रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट खेली जा सकती है। देखिए, इट इज मोर ऑफ अ फन फॉर दिस प्लेयर्स। ऐसा कोई सीरियसनेस आपको दिखाई नहीं देगी इस टूर्नामेंट में। इट इज मोर ऑफ अ फन एंड अ स्पेक्टेकल फॉर स्पेक्टेटर्स, कि थोड़ा सा वो भी देख पाए कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स अपने जमाने में कैसे खेलते थे। थोड़ी थोड़ी झलक दिखने को मिलेगी अपने उरूज की इन सारे प्लेयर्स में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे आईपीएल में एक पूरा सीरियस होके खेलते हैं, वैसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा एक हीरोइज्म जो बड़े बड़े प्लेयर्स को एक देखने की चाहत होती है हर एक क्रिकेट लवर के लिए, तो वो पूरी हो जाएगी। एंड इट इज गुड फॉर जे.एंड.के की एक जम्मू में ये बड़े प्लेयर्स आएंगे, उनको देखने का मौका मिलेगा, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा बहुत लोगों को। तो ओवरऑल इट इज गुड फॉर द टीम, बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ इट। हुमायूं साहब, जिस अंदाज से इन खिलाड़ियों को रिटायरमेंट के बाद हम दोबारा एक्शन में देखते हैं, जो लोग क्रिकेट के साथ बराह रास्त जुड़े हैं, जो अपना करियर क्रिकेट में बनाने चाहते हैं, एक अच्छा मौका है। एक सवाल तो जम्मू में 4 मैच हैं और लेंथ ब्रेडथ मैदान की, और क्या इन खिलाड़ियों की फीस जो है बाकायदा तौर पर अदा होती है इस लेजेंड लीग में? और नंबर 2, क्या कश्मीर इंतजार ही करेगा या आइंदा हमें भी इस तरह के मैचों की तैयारियों के लिए आगाज करना होगा? देखिए, इसमें जैसे समी ने कहा, हाँ, ये फन के लिए होता है, एंजॉय करते हैं, लेकिन ये इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, इनको भी पैसा मिलता है, जीतने वाले को भी पैसा मिलता है, ये सही है। अगर मैं आपको बताऊं 1 मिनट में, इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में आपकी 40 साल से 50 साल की लीग है, 50 से 55 की है, 55 से 60 की, 65 की है लोकल, और हर सैटरडे संडे मैच होते हैं उनके। हर मैच में साइड स्क्रीन लगा होता है, टेंट लगे होते हैं, टीमें आती हैं, फैमिलीज आती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, वहां बुजुर्ग लोग सारे टाइम खेलते हैं। अब ये मसला ये है, ये पैसे वाला मामला है, वो फन के लिए खेलते हैं। लेकिन ये है कि इन प्लेयरों से मिलेंगे, बात करेंगे, अगर जैसे किसी को कुछ सीखना होगा, बात पूछनी होगी, 1 मिनट में तो सीखेगा नहीं, 2-4 बातें तो कर सकता है इनसे, 2-3 बातें सुन सकता है इनसे। और कश्मीर में आप खिलाएंगे कहाँ? आपका स्टेडियम इनकम्प्लीट है, कहीं जगह है नहीं, पूरी वैली में एक टर्फ विकेट है, उसमें आलू बोते हैं नॉर्मली हम, तो इसीलिए खेलते तो नहीं है उसमें वो 25-30 प्लेयर हैं, उन्हीं को आपस में खिलाते हैं, जिसको कंपटीशन कहते हैं। तो यहाँ कोई जगह नहीं है, आप खिलाएंगे कहाँ उनको? बाकी चीजें छोड़ दीजिए, खेल नहीं पाएंगे। अब कम से कम जम्मू में वो ठीक किया है स्टेडियम, उनने रेनोवेट किया है स्टेडियम उनने,
तो वहां खेलेंगे। हमारा अभी भी इनकम्प्लीट है। हमारा इनकम्प्लीट है। समीला बेग साहब, ये जो लेजेंड लीग होगा, इसके जब खदोखाल हम देखते हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट, एक क्राउड के लिए होगा, क्रिकेट के प्रमोशन के लिए होगा, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर देखना होगा, लेकिन जो ये स्टेडियम जम्मू का MM स्टेडियम, आप वहाँ भी खेले हैं, आप यहाँ भी खेले हैं, क्या हमारे मैदान की हालत ऐसी नहीं है कि आइंदा कुछ महीनों के बाद कुछ मैच हमें भी मिले? क्या हमारे पास स्टेडियम बिल्कुल तैयार है, फ्लड लाइट्स वगैरह इस मय्यार की हैं जहाँ पर मुकाबले खेले जा सकते हैं? देखें, ये जितने भी T20 टूर्नामेंट्स या लीग्स होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, आपको समझना पड़ेगा वो डे नाइट होती हैं, वो डे में नहीं खेली जाती हैं। उसमें मकसद ही यही होता है कि लोग अपना दिन भर का काम करके 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद आएं और अपनी फैमिलीज को लेके आएं और एंजॉय करें। ये एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता है। जम्मू में फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, जो वहाँ पे MS स्टेडियम है उसकी जो पूरा ही चेंज हुआ है। जहां हमने खेला था और जो आज है वो पूरा चेंज हो चुका है और बहुत फैबुलस अरेंजमेंट्स है वहां पे। कश्मीर में अभी सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, कोई फ्लड लाइट्स नहीं है, ग्राउंड की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, बड़े सालों से कोई काम नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो इस वजह से मेरे हिसाब से अभी कोई चांस नहीं है कि ऐसा कोई भी इवेंट कश्मीर में हो। और हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ, और ये मुकाबले जो है 27 से 1 दिसंबर तक खेले जाएंगे। हुमायूं साहब, अब प्रोग्राम आखिरी लम्हात में दाखिल हुआ है। मोहम्मद हफीज अब ऑफ स्पिन से डायरेक्टर बने, वहाब रियाज 6 के 6 गेंदों पे 6 छक्के खाने के बाद चीफ सिलेक्टर बने। पाकिस्तान के उस लीग मैच में मुझे याद है, टीवी पे हमने मैच देखा और इफ्तिखार ने अपने उम्र के उस पड़ाव का बिल्कुल पासो लिहाज नहीं रखा और चीफ सेलेक्टर से कल मुलाकात भी हुई। मैंने पिंडी स्टेडियम की तस्वीरें देखी हुई हैं। ये जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज बने, डायरेक्टर हफीज बने और शोएब मलिक अभी भी कहते हैं मुझे T20 में, वर्ल्ड कप में आप रखवाएं, ये मुतालबात और ये एक्शन किस तरह से आप देखते हैं? वहां जो भी कुछ होता है वो सियासत के साथ बदलता है। जो भी हुक्मरान होगा वो कहता है तुम्हारा क्या नाम है, कभी क्रिकेट खेलिए? नहीं, आज से तुम चीफ सेलेक्टर जी। तो वहां यही चक्कर है। नहीं तो वहाब रियाज को क्या लाइफ में उनने सिर्फ एक स्पेल अच्छी की है लाइफ में, वो 2011 के सेमीफाइनल में इंडिया के 5 विकेट लिए हैं। जो वो लोग जिसकी वॉटसन की बात करते हैं उसमें कोई विकेट नहीं लिया था जी उस स्पेल में। तो उनके एक और चीज, दूसरा एक कूलिंग पीरियड देना है भैया आपको। वो उनके साथ खेल रहा है PSL में और वो यहाँ से उनका सिलेक्टर भी है। कूलिंग पीरियड, जैसे इंडिया में 10-15 साल के बाद चीफ सिलेक्टर ये सिलेक्टर बनता है आदमी। लोकल में 10 था, 5 कर दिया, कम से कम के 7 कर दिया रांची का सिलेक्टर बनने के लिए। वो वहां से निकला, यहाँ से कहता है चलो मेरे यार खेलो। अब कुछ एक्यूमन हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ नहीं है। हफीज ने के पास दिमाग सही है, ठीक है, लेकिन हफीज को मैंने 2000 में जब वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, श्रीलंका में वो कैप्टन थे, उनसे बड़ा डरपोक कैप्टन आपने नहीं देखा। वो फील्ड प्लेसिंग करने, चेंज करने तक से डरते थे, प्लेयरों से अपने डरते थे। आपको क्या करेंगे अब वहां? अब ये नहीं है कि अभी कोई और हुक्मरान आ जाएगा या कुछ और तब्दीली होगी, और ढांचा तब्दील हो जाएगा। और बाबर आजम को बड़े इज्जत के साथ आपने रुखसत भी कर दिया और ऐसे कप्तान को लाया जिसकी टीम में अभी फाइनल 11 में जगह भी नहीं है और जो गुज़श्ता कई महीनों से हमें एक्शन में भी नजर नहीं आए। ये कप्तान भी सियासी तौर पर बदले गए। देखिए, बाबर आजम को इनने रखना था टूर पे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, क्योंकि वहां बुरी हालत होती, गद बनती उनके सामने, फिर कहते इसको कुछ नहीं आता, निकाल देते। तो उसने इनको चेकमेट कर दिया। उसने कहा मैं कैप्टनशिप ही नहीं करूंगा, ले जाओ ऑस्ट्रेलिया। पता है ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा इनका हशर? वो तो सारी टीमों का हुआ है जी। एक मुश्ताक की टीम का नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मुश्ताक मोहम्मद की, एक आध और टीम का, बाकियों की सबकी पिटाई हुई है। तो उसने कहा जब ठीक है मैं छोड़ ही रहा हूं, अब तुम ऐश करो, तुम जो मजे करने हैं करो। और ठीक किया। देखिए, वो असर्टिव कैप्टन नहीं थे, वो इमेजिनेटिव कैप्टन नहीं थे किसी सूरत में। जब से बने थे उनकी बैटिंग पे असर पड़ रहा था। जैसे डेविड लॉयड ने कल ही कहा है कि यू आर वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ प्रेजेंट डे, ये पुट दिस प्रेशर ऑन हेडेक ऑन समवन एल्स एंड बैट, दैट इज बेटर फॉर हिम। सबीउल्लाह साहब, आप खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया गया, आप कप्तान रह चुके हैं, आप जिस लेवल के क्रिकेट खेले हैं, क्या लग रहा है आपको कि शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाना कहीं क्या उनके पास इतना अब रिसोर्स नहीं है, कोई कप्तानी के काबिल भी नहीं है, या उनकी सलाहियतें
PSL में देखी गई हैं जिसकी बुनियाद पर कप्तान मुंतखब हुए? देखिए, जो ये मिथ थी कि फास्ट बॉलर्स आर नॉट गुड थिंकर्स और वो कैप्टन नहीं बन सकते हैं, तो वो पैट कमिंस ने तोड़ दी है। उससे पहले भी इमरान खान हो या कपिल देव हो, बड़े फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे कैप्टन भी रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट फास्ट बॉलिंग एंड नॉट बीइंग एबल टू थिंक, वो बात नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट का सिनेरियो है वो बड़ा ट्रेजिक है। उसमें जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस डायरेक्टली अब हो रही है, मेरे हिसाब से जिस तरह आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट को बैन कर दिया है, टाइम इज और नॉट फार कि आईसीसी एक दिन फेड अप हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट को भी बैन कर देगी। बिकॉज आए दिन वहां पे ऐसे फैसले होते हैं कि एक क्रिकेट लविंग बंदा बड़ा ही पजल होता है कि यार ये हो क्या रहा है। देयर इज अ सेइंग कि नासिर हुसैन ने एक बार कहा था, जब सलीम अली को कप्तान बनाया गया था, जब वो ऑलमोस्ट रिटायर कर चुका था और वो घर में बैठा था और दो कैप्टन की लड़ाई थी, तो फिर क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टली सलीम अली को बोला आ जाओ जी कप्तान बनो। तो नासिर हुसैन ने कहा कि नेवर हैंग अप योर बूट्स व्हेन इफ यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि एनी टाइम आपको डायरेक्टली कोई भी ऐसा पोस्ट मिल जाएगा कि आपने जिंदगी में उसकी तवक्को भी नहीं की होगी। सेम एज हैपेंड विद वहाब रियाज या शाहीन अफरीदी या अभी शान मसूद। ऑल्दो शान मसूद इज आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल चॉइस अमंगस्ट द लॉट, बिकॉज बाकियों के पास तो इतनी इमेजिनेटिव पावर भी नहीं है कि वो ये सोच सके कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट में आजकल के मॉडर्न डे नीड्स में कैसे कैप्टेंसी की जाए। हुमायूं साहब, एक बड़ा अहम डेवलपमेंट हुआ जिस ऑस्ट्रेलिया को 96 में हमने देखा, जिस ऑस्ट्रेलिया को मौजूदा वक्त में हमने बड़ा अच्छा देखा। आखिर पे आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो श्रीलंका को पाबंदी लगी, इसको अवॉइड किया जा सकता था? देखिए, ये टोटली एक हिस्सा है, ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपने बाकी चीजों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इंडियन बोर्ड में सारे पॉलिटिशियन है, कोई बात होती है। जिस दिन राणा तुंगा ने कहा somebody else is running श्रीलंकन बोर्ड, not श्रीलंकन पीपल, प्लेयर्स और कंट्रीमैन, उसके नेक्स्ट डे उनको पाबंदी लगाई गई। किससे? क्योंकि बैकग्राउंड में एक शख्स है जिसका बीसीसीआई से ताल्लुक है, उसने लगवाई। फिर पाकिस्तान को, जैसे समी ने सही कहा, इनको तो पहले लगी होनी चाहिए थी, बिल्कुल। वो तो सारा पॉलिटिसाइज्ड ही है, क्योंकि राणा तुंगा इज टू स्ट्रांग अ पर्सन टू फॉल फॉर देम, एक बात। और वो दुनिया के फाइनेस्ट कैप्टन जो पिछले 50 साल में हैं, उनमें से एक है राणा तुंगा। वो नहीं मानने वाला आसानी से बात, तो इनने कहा चलो इन्हीं को बिठा दो। लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो आईसीसी है, ये फीफा नहीं है। आईसीसी टूथलेस कैट है, तो आईसीसी से कुछ नहीं होता है। जब उनको पीछे से हवा भरते हैं गैस के बैलून में, तो वो बैलून उड़ता है, और हवा कौन भरता है ये हम जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हुमायूं कैसर सर। समीउल्लाह बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन, आज हफ्ते का यह शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। आलमी कप में अब भारत की टीम जो है मजबूत दावेदारी के बावजूद इसे फिनिश नहीं कर पाए, जिसके गालिबन कई एक वजूहात हो सकती है, जिन पर मैराथन जारी है। बीसीसीआई के साथ साथ जो स्टेट्स की जो कमेटियां हैं वो बैठेंगे और देखेंगे कि जो हमारा हाई प्रोफाइल मीडियम फास्ट अटैकर थे वो कहाँ गए। 3 विकेटें लेने के बाद विकेट क्यों नहीं हासिल कर पाए, चौथा विकेट जाते जाते लेके गए। बल्लेबाजों ने जिस अंदाज से, जिस समत में केएल राहुल और विराट को खेलना चाहिए था, रन रेट को मेंटेन करना चाहिए था, उस अंदाज से नहीं खेले। भारत की टीम ने अपना ये जो आलमी कप है ये अपने हाथों से खुद ऑस्ट्रेलिया को थमा दिया। और इधर लेजेंड लीग जम्मू में 27 से 1 दिसंबर पे होगा। हमारी नजर इस पे बराबर जारी रहेगी। अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा तजम्मुल को अपनी टीम के हमरा इजाजत। अल्लाह हाफिज।